सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि 20 साल जंग का इख्तिताम हो चुका है। 20 साल बाद अब अफगानिस्तान अफगान तालिबान के कंट्रोल में है। तमाम अमरीकी अफवाज इनकलाब की डेडलाइन मुकम्मल होने से पहले ही यहाँ से निकल गए। रात 12 बजे से पहले ही आखिरी अमरीकी अफवाज भी वहाँ से निकल चुकी हैं। अब अमरीकी सदर आज अपनी कौम को खिताब में एतमाद मिलेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल अब क्या बनेगी, ये बड़ा अहम सवाल है। और इससे भी अहम ये कि हुकूमत साजी कब कंप्लीट होगी। अब असल जिम्मेदारी है अफगान तालिबान कर कि वो जल्द से जल्द हुकूमत साजी करें और उसके साथ साथ पूरे अफगानिस्तान में अमन कायम करें। वहाँ पर लोगों की जो मसाइल हैं उनको हल करें, उनको एक पीसफुल एनवायरनमेंट देना और ख़ास तौर पर अफगान तालिबान पर उनका एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। पूरी दुनिया की नज़रें हैं अब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर और सब ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन हो। पाकिस्तान की हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि अफगानिस्तान में अमन हो, क्योंकि अफगानिस्तान में अमन जो है पाकिस्तान में अमन से जुड़ा है और पाकिस्तान यही चाहता है कि जो भी वहाँ पर हुकूमत बने वहाँ पर अमन कायम करे, अफगानिस्तान की सूरत हाल नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाए। इसी सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे और जाहिर है अब जो भी वहाँ पर सिचुएशन बनती है कि दाइश का ख़तरा वहाँ अभी भी मौजूद है, कि पंजशीर अभी भी वहाँ मज़ाहिमत का एक बहुत बड़ा जो है वो हिस्सा है अफगान तालिबान के लिए। आखिरी मज़ाहिमत गाह, आखिरी रुकावट को किस तरीके से अफगान तालिबान पार करेंगे, हुकूमत साजी के लिए जल्द ऐलान मुतवक्के है, वो हुकूमत साजी किस तरह की होगी, ये तमाम सवालात मैं आपके सामने उठाऊँगी। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। जमील अहमद खान साहब में ज्वाइन करें, साबिक सफ़ीर है, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको हम वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया आपका। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनको भी अपने प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहेंगे। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। जमील अहमद साहब, डेडलाइन मुकम्मल होने से पहले इनखला कंप्लीट हो गया, अमरीकी फ़ौजी तो यहाँ से निकल गए। अब जो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है वहाँ हुकूमत साजी होनी है, वहाँ पर जो अफ़गान तालिबान हैं उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है शहरियों को। वहाँ की सूरत हाल को आप चंद दिनों में किस तरह का होता हुआ देख रहे हैं और आपको क्या लगता है कि अफ़गान तालिबान पर जो एतमाद कर रहे हैं अफ़गान शहरी पूरी दुनिया, क्या वो उस पर पूरा उतरेंगे? देखिए, किसी चीज शख्स को ये जानने के लिए कि जो वादा किया है उस पर पूरा उतरेगा या नहीं, या किसी ग्रुप या किसी मुल्क को देखा जाता है कि उसका माजी करीब में क्या उसका किरदार रहा है। अगर आप माजी करीब में देखें, 96 से इसको अगर कंपेयर न करें, क्योंकि 96 के हालात दूसरे थे। माजी करीब में दोहा एग्रीमेंट या 2011 से जब से ये इंगेजमेंट शुरू हुई अमेरिका की और तालिबान की, दोहा में ऑफिस कायम किया गया, उस वक्त से लेके दोहा एग्रीमेंट 29 फरवरी 2020 को जब हुआ, उसके बाद से लेके कल रात 9 बजे जब अमेरिकन आखिरी सिपाही भी वहां से निकल गया और जुल्म की दास्तान खत्म हुई और वो जो जुल्म तादी जबर सितम हो रहा था वो अपने इख्तिताम पर पहुंचा। उस वक्त तक, यानी कि दोहा एग्रीमेंट से लेके आज तक उन्होंने, तालिबान ने जो जो बात की उसकी पासदारी की। और आपने देखा होगा कि 16 तारीख को जो सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें रेजोल्यूशन में जो 6-7 पॉइंट थे उन सारों पे मनोअन अमल किया गया, दोहा एग्रीमेंट पे 100% अमल किया गया। अगर इस माजी करीब के लिहाज से देखा जाए तो फिर महसूस होता है कि तालिबान इस मरतबा बदले हुए तालिबान है। इस मरतबा वो जो औरतों को इजाजत दे रहे हैं, उन्होंने कहा हम कैबिनेट में भी ख्वातीन को हिस्सा देंगे। उन्होंने कहा है कि हम अवाम की खिदमत, कल की बात है ये, जब खिताब किया ज़बीउल्लाह साहब ने एयरपोर्ट पर जाकर, तो उन्होंने कहा कि हम तो अवाम के यहाँ खिदमत के लिए आए हैं, हुक्मरानी के लिए नहीं आए हैं। तो महसूस ये होता है कि जो उनके दिए हुए वसाइल इस वक्त हैं उसमें बहुत दुश्वार, बहुत मुश्किल, बहुत कठिन होगा। लेकिन साथ में मुझे ये भी अंदाजा है कि उन्हें, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में मैंने काफ़ी अरसे तक खिदमत अंजाम दी है, मुख्तलिफ कंट्री की सरबराही की है, तो मुझे मालूम है जो हालात और जो मंजरनामा आ रहा है उससे महसूस होता है कि ये यकीनन इनको सपोर्ट मिल जाएगी। जो 9.5 बिलियन फ्रीज किया गया है, महसूस होता है कि वो उसमें से भी कुछ हिस्सा मिलना शुरू हो जाएगा। तो उनकी जो इकोनॉमिक, इसलिए कि कल जो वजीर खारजा हैं, यानी जो सेक्रेटरी स्टेट हैं ब्लिंकन, उन्होंने
कह दिया कि बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है तालिबान ने तो इतना कोऑपरेट किया है कि उनके मुखालिफ दाइश उनको कह रहे हैं कि इन्होंने जो है जासूसों को और जो हम जम से लड़ रहे थे उनको उन्हें भेज दिया वापस और उनके साथ मिल गया, डील कर दी। तो उस हद तक वो कोऑपरेट करें। मैं समझता हूँ कि जो कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑपरेशन करेंगे तालिबान के साथ, और आहिस्ता जो आपने कल तक हालात देखे उससे हालात बतदरीज बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अपने बयानिए में आपने कहा पंजशेर का मामला पहले के मामले से अलग है। जब तालिबान के पास जितने भी चोकिंग पॉइंट हैं, सरहदें हैं, और उसके अलावा सारे उनके काबू में है। पिछली दफा पंजशेर को मदद मिल रही थी। जाहिर है ये वैसे भी इसको मज़ाहिमत का इतना वो नहीं समझते कि यहाँ ज़्यादा मज़ाहिमत उनको होगी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ ऐसी ही सूरत है। पॉइंट टेकन। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर टायर गजनफर अली साहब, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे, बहुत शुक्रिया। और उस्मान सईद बसरा साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। दोनों हज़रात का शुक्रिया। पीजे मीर साहब, अभी हम बात जो करें कि अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल होती है, हुकूमत साजी, वहाँ पे अमन अमान, लोगों का रोज़गार, एक खौफ की फ़ज़ा है उसको कम करना, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक बड़ा अहम सवाल है जो पूरी दुनिया कर रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन मुल्क, जिसकी सबसे बड़ी ताकतवर फ़ज़ाइया, जदीद तरीन हथियार, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, और उसके बावजूद वो मुल्क जिसने यहाँ पर 20 साल जंग लड़ी, वो जंग क्यों हार जाता है और वो नाकाम होकर यहाँ से क्यों निकलता है? जब आपके लोकल्स फॉर एग्जांपल अमेरिकन्स के साथ ना हो तो 20 साल तक आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है वो आपके सामने है। सोवियट्स ने ट्राई किया, आपने उनका हाल देख लिया। फिर 9/11 के बाद इन्होंने अमेरिकन्स ने दोबारा इंटरवेंशन की 2003 के अंदर। आप देखें कि आपका इसका रिजल्ट क्या हुआ। द क्वेश्चन इज़ कि अफ़गानिस्तान हमेशा एक वॉरिंग एरिया रहा है, और आज नहीं, ये मैं कहूँगा हज़ारों साल से इस तरह ही रहा है। ये आज डायनामिक्स चेंज नहीं हुए। हम बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जी 96 के बाद ये 79 to 89 के जो तालिबान हैं और अब 2021 के जो तालिबान हैं, इसमें चेंज है। हम उम्मीद करते हैं इसमें चेंज है, हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरी पे आए। लेकिन अभी इन्होंने जब टेक ओवर किया, इन्होंने कहा एमेंसिपेशन, फ्रीडम टू वुमेन एंड ऑल दैट, वो साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, जो कि 9 साल गुआंतानामो बे में रहा है, उसने कहा नहीं जी हम तो वही करेंगे जो शरिया लॉ कहता है। अब उस बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू 01। अब ये जो एक आपके सामने एक स्पोक्समैन बात कर रहा है, उन्होंने कवर वही लिया जो कि इनका पुराना कवर था, नया कवर नहीं है इनका कोई। एंड सेकेंडली, इनके पास कोई रेकग्नाइज, दुनिया ने किसी ने रेकग्नाइज नहीं किया कि ये गवर्नमेंट कौन सी है। वी आर टॉकिंग टू अननोन पीपल। आप उनको बिल्कुल तालिबान का एक रंग देते हो, बट दे आर एन अननोन कमोडिटी, अनरिकग्नाइज कमोडिटी। तो ये भी हमने देखना है कि आपके आता कौन है। आपने इस मुल्क का नाम, अफगानिस्तान का नाम चेंज कर दिया, एमिरेट्स अफगानिस्तान कर दिया, किसके कंसेंट से किया है? सही। अब आप जमहूरियत की बात करते हैं तो आपने किसकी अथॉरिटी से इसका नाम, मुल्क का नाम ही चेंज करके रख दिया है, आपने किस अथॉरिटी से? तो मैं समझता हूँ अभी काफ़ी टाइम है। इस वक्त ये अहमद मसूद बैठे हैं पानशेर के अंदर, अब ये इनके साथ क्या नेगोशिएशंस होते हैं। अगर ये मिल के नहीं चलते, यहाँ मैंने पहले भी कहा है कई प्रोग्रामों में, हमारे पास बड़े इमिनेंट चांसेस हैं ऑफ अ सिविल वॉर। वेल लेट्स होप इट डजंट हैपन, बट ये डेवलपिंग स्टोरी है। ये डेवलपिंग स्टोरी है। राइट। गजनफर अली साहब, आप क्या समझते हैं कि अगर यहाँ से अमेरिका निकल गया, 20 साल बाद इनकला हो गया, उसके बाद अमेरिका आराम से बैठ जाएगा क्योंकि अब वो ये जंग हार चुका है, अब वो अपनी अफगानिस्तान में कोई हिस्सेदारी नहीं रखेगा, जबकि हमें ये भी पता है कि चीन और रूस जो हैं वो अफगान तालिबान के साथ एक रिश्ता कायम करने जा रहे हैं, वो इंडिया दे चुके हैं इस बात का। असल में तारीख तो अब तारीख हो गई, और तारीख के ऊपर तो आप जितना बहस करेंगे उतना ही कम है अफगानिस्तान के बारे में। अब देखना है कि मुस्तकबिल और हाल क्या नजर आ रहा है। आज तालिबान की हुकूमत, आज अमेरिका ने विड्रॉ किया, वहाँ पे कोई प्रॉपर हुकूमत तो नहीं बनी, लेकिन उन्होंने कुछ 12 मेंबर की कैबिनेट अनाउंस कर दी है, कुछ उन्होंने मिनिस्टर्स अनाउंस कर दिए, और वो एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो सामने लेके आ रहे हैं। सार आज बोरिस जॉनसन की अगर स्टेटमेंट कल की आप उठा के पढ़े, उसने कहा कि जी वी रेडी टू वर्क विद तालिबान। आप चाइना और रूस की स्टेटमेंट पढ़ें, ईरान को देखें, वो इंक्लिनेशन शो कर रहे हैं। असल में देखना ये कि अफगानिस्तान के अंदर इन तमाम के निकलने के बावजूद
ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, और वो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं दाइश के नाम पे कि हम दाइश को टारगेट करने जा रहे हैं। दाइश तो ये पिछले पूरे 1-1.5 साल में दोहा मुज़ाकरात से पहले अमेरिकन ने अपनी जो परसूट टीम्स थी और जो ऑपरेशनल टीम थी उनको एक जगह पे जमा कर दिया था। दे वर नॉट अंडरटेकिंग एनी ऑपरेशन। अगर वो ऑपरेशन कर रहे थे तो वो अफगान डिफेंस फोर्सेस के साथ मिलके तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे कि उन्होंने फलानी जगह हमला कर दिया, हमने ऑपरेशन कर दिया, फलानी जगह ऑपरेशन कर दिया, हमने एरियल बॉम्बिंग किया। पहला सवाल तो दुनिया में ये उठना चाहिए और सोचना चाहिए लोगों को तारीख के बजाय कि उन्होंने 1 साल दाइश के ऊपर हमला क्यों नहीं किया। उस वक्त भी तो दाइश वहां मौजूद, कुन्नड़ में भी थी, नूरिस्तान में भी थी, तो आप उनको टारगेट करते, उनके स्ट्रक्चर्स को टारगेट करते, उनको डेवलप ना होने देते, उनको क्यों स्ट्रेंथन होने देते? किसने स्ट्रेंथन? दाइश इज द प्रोडक्ट ऑफ CIA एंड मुसैद। अब अगर वो वहां पे क्या जो उनकी मर्जी के बगैर काम नहीं कर सकती और इतने दाइश के लोग भी नहीं है, अगर वो हमला कर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान हुकूमत बना रहे हैं, अमेरिकन जाते हुए 80,000 गाड़ियां, कोई अपना हेलीकॉप्टर, आप मुझे बताएं कि जो हेलीकॉप्टर छोड़ के गए हैं इनको अफगानिस्तान के में ट्रांसपोर्ट करने में कितनी फ्लाइट चाहिए थी? 124 या 20 या 40 हेलीकॉप्टर को C-130 के ऊपर अगर आप मल्टीप्लाई करें, अगर ये इसको अपना असेंबल्ड फॉर्म में भी लेके जाते तो इनके 5 फ्लाइटें चाहिए थी, जिसके C-1 ये जो इनके पास ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं इनसे ये हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान। तो आप ये नहीं सोच रहे सारे लोग यहाँ पे कि इतना इक्विपमेंट क्यों छोड़ के गए? उन्होंने क्यों ये सोचा कि ये तालिबान के हवाले लग जाए? असल में मैं जिस तरह मुस्तकबिल को देख रहा हूँ उसमें वो औरतों को इजाजत दे या ना दे, हुकूमत बने या ना बने, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो या, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मामला हैं। अफगानिस्तान का अपना मामला है जो वो कर रहे, दुनिया को उसके अंदर इंटरफेयर मेरे ख्याल वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनकी कुछ टैसिट अंडरस्टैंडिंग है। जब CIA के DG आए थे वो कुछ बातें करके गए थे अफगान। इस वक्त जो सिचुएशन और जो आपने सोचना है और जो पाकिस्तान में लोगों को सोचना है, जो ईरान में लोगों को सोचना है, वो ये है कि जो इतना जो इक्विपमेंट अफगानिस्तान के पास आया है उससे मुझे ये कंक्लूजन लग रहा है कि अमेरिकन अफगानिस्तान के अंदर एक फोर्स को डेवलप करना चाहते हैं मिलिटरीली, और वो फोर्स है तालिबान। वो फोर्स है तालिबान। अगर तो वो उनको असला देते किसी बार्टर को अपना डील के जरिए, अगर असला देते किसी परचेज के जरिए, अगर असला देते वो कुछ खरीदारी के जरिए, तो दुनिया की ऑब्जेक्शन रेज होती, दुनिया ह्यू एंड क्राइम हो जाती कि आपने तालिबान को ये दे दिया, आपने तालिबान को वो दे दिया। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया इजीली कि आओ और कब्जा कर दो। सही, सिर्फ एयरपोर्ट। बिल्कुल सही। ये जरा एक वाकई आपने सही कहा, ये बहुत सारे लोगों की सोच है, आप जुबान पे ले आए, शायद बहुत सारे लोग जुबान पे नहीं ला रहे हैं कि इतना इजीली कैसे हो गया, इसके पीछे क्या मामलात हैं और क्या सोच है, और यकीन हो सकता है कि वो यही सोच हो जो आप बता रहे हैं। पॉइंट टेकन सर। उस्मान सईद बसरा साहब, हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है? हुकूमत ज़ाहिर ये कह तो रही है कि पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन हो, लेकिन रेफ्यूजीज़ के हवाले से हुकूमत की स्ट्रेटजी कितनी क्लियर है? आगे जाके हुकूमत ने क्या करना है? क्योंकि इनखला तो वहाँ से हो रहा है, लोग तो आ रहे हैं बॉर्डर क्रॉस करके। हुकूमत इस हवाले से अपनी हिकमत अमली क्या बना रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह, जब आज हम ये बात कर रहे हैं और आप कह रही हैं कि हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी है टुवर्ड्स द अफ़गान, जितनी भी ये एक केओस की सूरत हाल है, तो आप देखिए कि इस सारे मामले को जब ये शुरू हुआ, ये दोहा मामलात की निगोसिएशन से पहले भी पाकिस्तान स्टैंस बड़े अरसे के बाद, बड़े अरसे पाकिस्तान की गवर्नमेंट का कभी कोई स्टैंस ही नहीं रहा। जब से हमारी हुकूमत आई है, जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपनी हुकूमत का ये अनाने हुकूमत संभाले हैं, उसके बाद से पॉलिसीज़ के अंदर बिल्कुल वो क्लियर हेडेड है, एब्सोल्युटली। वो किसी जगह पे भी किसी पॉलिसी के अंदर ग्रे एरिया के अंदर नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट के अंदर खड़े हुए हैं। देखिए, यही अमेरिका था, यही अफ़गानिस्तान था, ऐसे हालात थे। यहाँ पे ऐसे वज़ीर-ए-आज़म रहे, ऐसे लोगों के पास हुकूमत थी जो एक टेलीफोन कॉल से आगे की जरूरत ही नहीं रखते थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह अक्रॉस द टेबल आप देख लें कि किसी की कहाँ भी एफिलेशन है, इस बात को कोई बबांगे दोहल मान रहा है तो कोई दिल के अंदर मान रहा है कि एक एब्सोल्युटली नॉट ने
एक जुर्रतमंदाना बात ने, एक क्लियर हेडेड विजन ने जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के यहाँ मौजूद है, उसने सारे खित्ते के अंदर एक बड़ी लंबी खाना जंगी को रोक दिया है, जिसकी तरफ अभी गजम्फर भाई भी इशारा कर रहे थे। देखिए मसला क्या है, मसला अब यह है कि हमारे बिल्कुल हमसाये के अंदर अफगानिस्तान एक खिता है जिसके अंदर अभी सरेदस कोई हुकूमत नहीं, जैसा कि पीजे मीर साहब कह रहे थे, और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली, गवर्नमेंट इस पर बड़ी क्लियर है, बहुत सी चीज़ें इस तरह की हमें टेलीविजन पे आपके सामने रख नहीं सकता, लेकिन चीज़ें जिस तरह की हो रही हैं उसको समझने में बिल्कुल ईजी टू अंडरस्टैंड है। आप लोग की स्ट्रेटेजी क्या है, क्योंकि अभी भी कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन आपको पता है एक नैरेटिव बिल्डअप होता है, कहीं ना कहीं से वो चलता है कि जी हुकूमत अभी तक समझ नहीं पा रही है कि उसने किस तरफ जाना है। अमेरिका के हवाले से आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या है? देखिए सुमैया, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर दोबारा से अपनी ज़रा बात आपके सामने रखूं, हो सकता है कि समझ नहीं आई है। देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे साथ अभी इस पैनल के अंदर ब्रिगेडियर साहब भी बैठे हैं, पीजे मीर साहब बैठे हैं, जमील खान साहब को मैं देख रहा हूँ। ये सारे लोग पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं और इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि फॉरेन पॉलिसी और हुकूमत की वो तरजीहात जो हैं टेलीविजन के ऊपर डिस्कस नहीं की जा सकती हैं, लेकिन उसके जितने भी लिटमस टेस्ट हैं वो आपके सामने नज़र आ रहे हैं कि आज जो एक फॉरेन ऑक्यूपाइड फोर्सेस थी अफगानिस्तान से चली गई हैं, पाकिस्तान जो है वो अफगान रेफ्यूजीज़ की सूरत के अंदर भी उसको रजिस्ट कर रहा है। अब हम इजाज़त नहीं दे रहे कि आप वहाँ से उठ के आएँ और यहाँ पे आके अपने डेरे डाल लें। बड़ी चीज़ों को वाइजली, पोलिटिकल वाइजली और इंटरनेशनल एरिना के अंदर वाइजली आपके वज़ीर आज़म और आपकी जितनी भी दूसरे इदारे हैं वो लेके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी और खुशी की बात जो है, इत्मीनान की बात जो है कौम के लिए, वो ये है कि आज पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप के अंदर ये तमाम एक पेज के ऊपर है और सब इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान की जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगी। नंबर 1, हम पीस के लिए, अमन के लिए दुनिया के साथ देने को तैयार हैं, लेकिन किसी डिस्टेबलाइज एक्टिविटी का जो फ्यूचर के अंदर ट्रबल मेकिंग हो इस खिते के अंदर, उसका हुकूमत हिस्सा नहीं बनेगी। और एब्सोल्युटली नॉट जैसी एक नैरेटिव जो है वो बिल्कुल आपके सामने खड़ा हुआ है कि हम पाकिस्तान की जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, एब्सोल्युटली नॉट, हम पीस के साथ हैं, एब्सोल्युटली यस। ये हमारी स्ट्रेटजी है, गवर्नमेंट बड़ी इस पे क्लियर है जी। पॉइंट टेकन। चले, क्लैरिटी तो है और वाकई होनी भी चाहिए। ये मामला बड़ा हसास है और ज़ाहिर है इससे पाकिस्तान का आम जुड़ा है, पूरे खित्ते का आम जुड़ा है। जमील साहब, आप किस तरह से देखते हैं, ख़ास तौर पर एक तो ये कि हुकूमत की जो हिकमत अमली है, पाकिस्तान हुकूमत की जो हिकमत अमली है वो कितनी आपको क्लियर लगती है, जो स्ट्रेटजी है वो कितनी क्लियर लगती है अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेके? सेकंड ये कि जो अहमद मसूद का बयान है कि जी अब हम देख रहे हैं इस सिचुएशन को और मज़ामती जो हमारी सूरत हाल है वो उस पर डिपेंड करती है कि अफगान जो तालिबान हैं वो किस तरीके से आगे हुकूमत बनाते हैं। अगर वो जामे हुकूमत बनाते हैं तो फिर हम मज़ाहिमत को रोक देंगे। ये दोनों सवाल का जवाब दीजिएगा जमील साहब। जी हाँ, मैं पहले आ जाता हूँ। अपनी फॉरेन पॉलिसी हमारी इस वक्त या जो इस वक्त स्ट्रेटजी चल रही है अफगानिस्तान में जो सिचुएशन है उस लिहाज को अगर देखा जाए तो माजूराती हालात और जो दिए हुए हालात हैं उसके मुताबिक दे आर मेकिंग देयर बेस्ट एफर्ट्स, बट एट द सेम टाइम कल जब ब्लिंकन ने बयान दिया है रात को 9 बजे जब सारे आखिरी सोल्जर यूएस का जब जहाज में सवार हुआ और उसके फौरन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए तो ब्लिंकन ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, कहा सिर्फ के पड़ोसी मुल्कों के तावन के हम शुक्रगुजार हैं। उनको तो ज़ाहिर लेना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर हम अगर उनको कहें कि ले तो ज़रूरी हमारे कहने से तो नहीं लेंगे वो। उसमें थोड़ी सी हमें डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की ज़रूरत है। जो हमारे मिशन हैं जितने भी बाहर, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जिस एनर्जी के साथ काम कर रहे होते हैं वो एनर्जी हमें अपने मिशन में भी डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने खुद भी देखा है, आ जाती है एनर्जी अब लीडरशिप की तरफ से, फॉरेन ऑफिस की तरफ से, जब वहाँ उनको ये अहकामात मिल जाए और उन्हें मटीरियल मिल जाए तो फिर उससे कम अज़ कम ये ब्लिंकन दोबारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या सिक्योरिटी काउंसिल जो आइंदा आने वाले दिनों में दोबारा उसकी मीटिंग होगी, जैसे कि 2 मीटिंग हो चुकी है, तो उन मीटिंग्स में कम अज़ कम पाकिस्तान को सराहा जाए अगर जिस तरह के पाकिस्तान उनकी मावनत कर रहा है। लेकिन साथ में मैं ये देख रहा हूँ जितना भी लिटरेचर आप परसू करें या वहाँ अमेरिका के 4 मरतबा एडवाइजर रहने वाले शख्स ने पाकिस्तान को कहा कि वो पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज किया है कि सपोर्ट का मामला अभी हमारे लिए मसला सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। देखिए दाइश की बात हो रही थी, दाइश को मैंने जब मैं सफीर था यूएई में, वहाँ जब मैं देखता था प्लानिंग हो रही होती थी, वहाँ के सरबराहान जो या बड़े बड़े लोग जब प्लानिंग कर रहे होते थे सरकारी,
तो उसमें दाइश को यकीनन फ्री सीरियन आर्मी के साथ मिलकर सपोर्ट किया जा रहा था। इसी तरह ब्रिगेडियर गजनफर साहब ने बिल्कुल सही कहा, हमें इन चीज़ों को का इदराक 360 डिग्री विजन रखते हुए, स्ट्रेटेजिक अप्रोच रखते हुए हमें करना पड़ेगा कि दाइश ज़ाहिर, और फिर उसके साथ टीटीपी के लिए हमें उम्मीद थी कि तालिबान हमें टीटीपी के मामले में थोड़ी सी हमारी मदद करेंगे, लेकिन तालिबान ने तो बिल्कुल क्लियर कह दिया कि टीटीपी पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम नहीं है। ये स्पोक्स पर्सन उनके हैं शहाबुद्दीन दिलावर साहब ने क्लियर बिल्कुल प्रेस को कहते हुए कहा है। और फिर दूसरा डिप्लोमेटिक बयान जो आया है खलील हक्कानी साहब की तरफ से, वो कहते हैं कि जी वो बड़ा डिप्लोमेटिक बयान है कि हम तो पीस चाहते हैं कि सारी मुस्लिम दुनिया में पीस होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम हमारे कंट्रीज जो हैं उनको ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। जरा आप गौर करें इस पर। और इसी तरीके से जो अमीरुल मोमिनीन है अखुनजादा साहब, चीफ साहब, उन्होंने 3 मेंबर कमेटी कर दिया है। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन से तालिबान आए थे उन्हें क्लियर मैसेज जाना चाहिए था। मैं इस बात को समझता हूँ कि तालिबान टीटीपी जो है उनमें एक कजन उनका काम कर रहा है, अगर अफगान तालिबान चलें ये भी एक पॉइंट है, ये भी एक पॉइंट है, तो इसको भी मद्देनजर रखना होगा पाकिस्तान को। पॉइंट टेकन सर। गजनफर साहब, तालिबान से मुज़ाकरात से लेकर अमेरिका का अफगानिस्तान से इनकला तक पाकिस्तान का ताउन रहा अमेरिका को, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका नाम नहीं लेता पाकिस्तान का। उसके पीछे क्या वजह है? क्या हमारी नैरेटिव, हमारी स्ट्रेटेजी इतनी क्लियर नहीं है? नहीं, हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी क्लियर है। इससे क्लियर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि आप कहें हम अफगानिस्तान के अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे और वहाँ पे अपनी मर्जी की हुकूमत बननी चाहिए। लेकिन जब झूठ, डिसीट, हिपोक्रेसी पे जो पॉलिसीज होती है उस पर स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं होती। और अमेरिकन आर द बिगेस्ट हिपोक्रेट इन दिस रीजन। वहाँ पे आप जमीर साहब ब्लिंकन की स्टेटमेंट की बात कर रहे थे, उससे पहले जॉन कर्बी ने स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट दी थी उसने हाइट ऑफ द मूवमेंट पे कि जी पाकिस्तान की बॉर्डर के बाहर जो है वो लोग बैठे हुए जो दरअंदाजी करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन करते हैं और सिचुएशन को खराब करते हैं। तो ये अमेरिकन डबल स्टैंडर्ड जो है, हिपोक्रेसी जो है, चीटिंग जो है, लाए, झूठ जो है, ये तमाम बुनियाद की जड़ है। और इसी तरह आपने हक्कानी की जो स्टेटमेंट है उसने ऐसा लपेटा है इस्लाम के अंदर और उसके अंदर हर चीज को इस्लाम के अंदर लपेट। इस्लाम सच बोलना सिखाता है। इस्लाम कहता है कि सही तरीके से अपने पॉइंट को एक्सप्रेस। ये क्या मतलब है कि अमन होना चाहिए? किसको नहीं पता, तुम किसको सबक पढ़ा रहे हो कि अमन होना चाहिए? आपने अगर दुनिया में दहशतगर्दी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करना है तो जाहिर ये जो एक बयान है उसको क्लैरिटी की बड़ी जरूरत है। मुझे ब्रेक लेनी है। सॉरी सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है बहुत देर से। बहुत शुक्रिया गजनफर साहब आपका भी, जमील अहमद साहब आपका भी। हमारे साथ पीजे मीर साहब और बसरा साहब मौजूद हैं और बात करेंगे मुल्क की मईशत किस तरफ जा रही है और हुकूमत और को अपोजिशन कितना टफ टाइम देने वाली है इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। कुछ मईशत की बात करें, कुछ महंगाई की बात करें। इन 3 सालों में अगर किसी ने टफ टाइम दिया तो वो महंगाई ही है। हुकूमत के लिए असल चैलेंज अपोजिशन नहीं बल्कि महंगाई बनी हुई है। आवाम को रिलीफ देने के वादे तो बहुत हुए और अभी तक हो रहे हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देती हुई हुकूमत नजर नहीं आती। ये कहना चाहिए कि हुकूमत के पास शायद कोई इलाज ही नहीं है। महंगाई रोज बरोज बढ़ती ही चली जा रही है और हुकूमत इस महंगाई के सामने बेबस नजर आती है। पेट्रोल की कीमतें कई दफ़ा बढ़ चुकी हैं इन 3 सालों में, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, और आवाम अब एक रोटी के लिए भी मजबूर नजर आते हैं। अशिया खुर्दनोश की कीमतें तो बढ़ी रही हैं और साथ ही साथ महकमा ख़जाना एक और ख़तरे की पेशगोई करते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि आर्मी मार्केट में जो अशिया खुर्दनोश और खाने पीने की अशिया महंगी होनी जा रही हैं उससे बहुत सूरत हाल ख़राब होने का अंदेशा है। महंगाई और अदायगियों का अदम तवाज़ुन मईशत के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी हो सकती है। ये भी कहा उन्होंने कि अफराते ज़र की शरह में कमी का रुझान है जो 8.4 से अब घट गई है और 7.7% तक ये हो जाएगी। उन्होंने कहा कि खुराक की मंडियों में हम कारकर्दगी बढ़ाने के लिए हुकूमत कोशिशें कर रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कोशिशें बेसूद नज़र आती हैं। और साथ ही साथ ज़रा बता दूँ, स्टेट बैंक ने तफसीलात जारी की हैं। 3 साल में हुकूमत ने जो कर्जा लिया है वो है 6,910 अरब रुपए। ये 3 साल में कर्ज ले चुकी है।
कर्ज की अदायगियाँ भी करनी है, IMF की शराइत भी माननी है, ज़ाहिर है उसके साथ IMF नई जो है वो रकम की अदायगी करेगा, लेकिन उससे पहले वो शराइत मानते हुए अवाम पर मज़ीद बोझ भी डालना है। ये सब कुछ कैसे होगा? मईशत किस रुख पे जा रही है? हुकूमत दावे कर रही है, लेकिन आम आदमी तक मईशत की बेहतरी के समरात क्यों नहीं पहुँचते हैं? सलमान शाह साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं, माहिर माशियात है, उनसे हम अपनी गुफ्तगू इस सेगमेंट में आगाज़ करेंगे। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मईशत की बेहतरी की बातें भी की जा रही हैं, कुछ फिगर्स भी अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन इसके असरात एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुँचते सर? देखें, ये इकॉनमी जो है एक बहुत शदीद किस्म के बुरहान से उठ के आ रही है। ये जो 2018 में जब IMF के पास हमें जाने की ज़रूरत पड़ी थी, उस वक़्त से आप देख रहे हैं कि एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ रही है। सबसे पहले कर्ज़ों का पहाड़ जो है वो हमारे पर था, उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वही 3000 अरब के करीब तो उनके सिर्फ डेट सर्विसिंग बनती है, और उसको पे जब आप करें तो सारे का सारा जो आपकी आमदन है वो तो उसी में निकल जाती है। तो आपको एक IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा जहाँ पे उन्होंने बहुत सख्त प्रोग्राम किया, क्योंकि उससे पहले 22 दफ़ा हम IMF के पास जा चुके थे, और जब ये हम गए तो उस वक़्त तो बिल्कुल इकॉनमी में ख़त्म हो चुके थी। आपका दवालिये कि आप लहज पे खड़े थे, और वहाँ से हम उठ के आ रहे हैं। वहाँ से आपने देखा बीच में पेंडेमिक भी आया, और 2 साल से पेंडेमिक में ये इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, और देखें कि बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान फिर भी बहुत बेहतर रहा। तो ये सारी चीज़ों का एक नतीजा था, जो नंबर 1 कि आपके रुपए की जो वैल्यू है वो खासे हद तक कमज़ोर हो चुकी थी, और डॉलर जो है वो बहुत नायाब था पाकिस्तान में, क्योंकि आपको डिमांड उसके लिए बहुत ज़्यादा थी, और उतनी ना तो आपकी एक्सपोर्ट्स थी, ना आपकी यहाँ पे उस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र पाकिस्तान की इकॉनमी एक बहुत मुश्किल हालात में थी। वहाँ से अब उठ के आ रही है, 4% आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है। रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन 29 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। आपका एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 27 अरब डॉलर पे हैं। तो अभी आप बीमारी के बिस्तर से उठ के चल रहे हैं, अभी आप उस पोजीशन में नहीं आए कि आप भागना शुरू कर। चलें, आप ये कह रहे हैं कि रिकवरी प्रोसेस है, लेकिन डॉलर की सर आपने बात की तो 167 पे आज भी डॉलर खड़ा है, और रुपया जो है वो गिर रहा है। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि बीच में अगर सूरत हाल थोड़ी मुस्तहकम थी तो अभी फिर सिचुएशन कुछ अच्छी नज़र नहीं आती है डॉलर के हिसाब से। चलिए सर, आपका पॉइंट आया। मीर साहब, हुकूमत की पॉलिसीज़, हुकूमत की तरजीहात, उसको आप कैसे देखते हैं? ख़ास तौर पे वो जो बात मैंने की कि एक आम आदमी तक समरात नहीं पहुँच रहे, एक आम आदमी परेशान है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है, और वो ये सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादों पर यकीन करे या इस बढ़ती हुई महंगाई से नबरद आजमा। सुमैया, एक चीज़ तो हमें एक्सेप्ट करनी है जो कि हम पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि हमेशा महंगाई बढ़ ही रही है, कम नहीं होगी, ये आगे और भी बढ़ेगी। ये हम इसको डिस्कस नहीं करते, बल्कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है जो मर्जी हो, हम उसको ब्लेम डाल देते हैं कि भाई ये महंगाई होगी। भाई महंगाई होती है, लेकिन इसके हम जेनेटिक्स में जाएं। ये आपने अच्छा किया डॉक्टर सलमान शाह को बुलाया है जी। आप इनसे पूछ भी लें कि फॉर एग्जांपल जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, ये जब छोड़ के गए थे 80 रुपए पे इन्होंने छोड़ा था ये इसका ऑयल का अपने बजट के अंदर। इमीडिएटली ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड की बढ़ गई, 150 पे गया। 150 पे भी हम कंट्रोल कर सकते थे अगर आपके पास अच्छे इकोनॉमिक मैनेजर्स होते, नहीं थे। और उसके बाद आप ग्रेजुअली देखेंगे हम डिक्लाइन पे जाते रहे, कभी यहाँ से लोन ले लिया, वहाँ से लोन ले लिया, जो कि एक मजबूरी बन जाती है किसी की भी। लेकिन आपने इस चीज़ को सर्टन करना है कि जहाँ आपके अच्छे इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं होंगे, उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। और लॉन्ग लास्टिंग ये नहीं है एज फार एज कंट्रीज आर कंसर्न, ये तो बहुत लॉन्ग चला जाता है। फिर और
कंपनीज जो होती हैं, ये छोटे मोटे कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो तो शायद 2-3 साल में रिकवर कर जाए, मुल्क नहीं रिकवर करते। और यही वजह है कि हम एक इस इकोनॉमिक बुरान में चले जाते हैं और हम रिकवर आपको नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जी महंगाई। मैंने इस हुकूमत को और पिछले को भी भाई बड़ा कहा है, आप मार्केट रेगुलेटर्स ले आओ, आपकी ये उतार चढ़ाव होता रहेगा, कम से कम आम आदमी को एक थोड़ा बहुत रिलीफ कहीं जरूर मिलेगा, क्योंकि दुकानदार फिर एडवांटेज उठाते हैं, कंपनीज एडवांटेज उठाती हैं, चीनी की होगी, आटे की होगी, ये सब एडवांटेजेस उठा के और एक गरीब आदमी को मारती हैं। मार्केट रेगुलेटर आ जाए, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाए, आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, महंगाई ने आना ही आना है, क्योंकि हमने चलना है एक ग्लोबल विलेज के एक आप कह लो उसके पैरामीटर्स के अंदर। हमने कोई मिरेकल परफॉर्म नहीं करना। हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास ऐसी चीज नहीं है कि हम अपने आप को सेल्फ सस्टेन करें। सिर्फ अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट को ठीक कर लो, हमारे पास हर किस्म की, मैं कहता हूँ, सहूलत भी है, फैसिलिटी भी है, और एट द सेम टाइम हम इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमने किया है ना, हम IMF के प्रोग्राम से निकले हैं ना। क्यों निकले? There was somebody who was doing it। आज हम भी निकल सकते हैं, बट जो पुराना मलबा पड़ जाता है उसको ठीक करते, उनके इंटरेस्ट देते और फिर आप आगे जाएं, ये एक मुश्किल मरहला उसको फेस करना पड़ता है नई गवर्नमेंट को, एंड पर्टिकुलरली PTI। राइट, बिल्कुल सही। जाहिर है वो एक चीज़ तो थी, एक पूरा एक बैकलॉग है और चीज़ें हैं बस्तर साहब। लेकिन बड़ी अच्छी बात की मीर साहब ने, मैंने नोट की और मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, कंज्यूमर की हम बात करते हैं, आम आदमी की हम बात करते हैं, हुकूमत ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन पर कितना काम किया, और ख़ास तौर पर जो रेगुलेटर्स होते हैं, मार्केट रेगुलेटर्स होते हैं, जो हमें कहीं नज़र नहीं आते। हर दुकानदार अपनी मर्ज़ी का रेट लेके चीज़ बेच रहा होता है। एक मुल्की मईशत एक बड़ी चीज़ है, लेकिन छोटा मामला महंगाई की सूरत में जो आवाम पर गिरता है, उसको ठीक करने के लिए हुकूमत क्या कर रही है? इन 3 सालों में क्या किया आपने? सुमैया, एक तो मैं ज़रा क्विकली आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अभी हम जब भी किसी टीवी शो के अंदर जाते हैं और गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तो एक बात हमें बड़ी आम मिलती है, कॉमन होगी अब तो, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल में है। आम आदमी, ज़रा सुमैया, मैं आपके शो में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जिस आम आदमी के बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में सियासत की जा रही है पिछले 72 साल से, हमारे 3 तो निकाल देना जी, जब आम आदमी के नाम को एक स्टिग्मेटाइज ही कर दिया गया है, और अब टेलीविज़न शोज़ के ऊपर भी आम आदमी की ज़िंदगी। देखिए, मैं एक किसान का बेटा हूँ सुमैया, मैं एक छोटे से किसान का बेटा हूँ। किसान से ज़्यादा आम आदमी कोई नहीं है। वो खेत मजदूरी करता है या उसके साथ लोग खेत मजदूरी में इन्वॉल्व हैं। आम आदमी जो किसान है ना, इस हुकूमत में जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसके मुतालिक कह रहे हैं कि आम आदमी की हमने प्रोटेक्शन नहीं की, सिर्फ गंदम की फसल के अंदर, एक जो पिछली गंदम की फसल आई है ना, आम आदमी जो पाकिस्तान में 60 से 70% ज़राअत से जुड़ा हुआ है, आम किसान है, खेत मजदूर है, दिहाड़ीदार है या मिडल मैन है इस फसल के दरमियान, मंडी के दरमियान, आप देखिए सिर्फ गंदम की फसल में 1150 अरब रुपया आम आदमी की जेब में ज़्यादा गया है। और ये बात जब हम करते हैं 1150 अरब रुपया, ये वो इनकम है जो आम आदमी, आम किसान, आम खेत मजदूर की जेब में गई, उनकी जेब में गई। हुकूमत की पॉलिसीज भी हैं, लेकिन फिर भी सर जो मामला है आम आदमी के लिए मुश्किल तो है। जी बसरा साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि ठीक है हुकूमत अपनी पॉलिसीज बना रही है, लेकिन जो IMF की कड़ी शराइतें उनको भी हुकूमत पूरा कर रही है। एक आम आदमी के लिए रोज़गार ढूंढना, अपनी अशिया खुर्दनोश की ख़रीदारी करना, अपनी ज़िंदगी को चलाना मुश्किल ज़रूर हो गया है सर। इससे आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है, ऐसा है। देखिए सुमैया, मैंने तो कभी इनकार नहीं किया है। देखिए, ज़िंदगी बिल्कुल मुश्किल में है, लेकिन जैसे PJ मीर साहब ने कहा कि क्या सिर्फ पाकिस्तान, हम कोई इस्तिस्ना हासिल हमें, हम कोई मुस्तस्ना है दुनिया से? क्या पूरी दुनिया के अंदर इस पेंडेमिक, जिसको आप COVID-19 के नाम से जान रहे हैं, इसने मुल्कों की तमाम मुईशत को तहबाला कर दिया है। अभी जो जिस रिपोर्ट की तरफ आप हवाला दे रही हैं कि आने वाले दिनों के अंदर, देखिए दुनिया के अंदर ग़ज़ाई किल्लतें पैदा हो रही हैं, दुनिया के अंदर ये महंगाई का एक सर्ज है कि सिर्फ पाकिस्तान एक वाहद, बल्कि एक चीन और पाकिस्तान मुल्क हैं जिनकी एक प्रेडिक्टेड इकोनॉमी जो है वो ठीक चल रही है। लेकिन मैं अभी, जैसे सलमान साहब ने भी हमारी पिछली गवर्नमेंट का, पिछली हुकूमतों का हवाला दिया, और PJ मीर साहब ने भी, मैं इसके ऊपर आपके सामने एक स्टैट्स रखने लगा हूं, और आपको सुन के एक ऐसी आप हैरानगी में चले जाएंगे कि हम बार बार तो कहते नहीं ना कहें जी, नवाज शरीफ की हुकूमत को ब्लेम ना करें जी, मुस्लिम लीग नून को ना करें, लेकिन कैसे ना करें जी। अभी मैं आपके सामने स्टैट रख रहा हूं कि अफगानिस्तान आज वो सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है।
अफगानिस्तान में जब अमेरिकन ने अभी छोड़ के जा रहे हैं तो जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो 9 बिलियन के हैं अफगानिस्तान के, और 7 बिलियन की 7 अरब अमेरिकी डॉलर की उनकी इंपोर्ट्स हो रही हैं। लेकिन यहां तजर्बे के नाम पे कायम लुटेरों की हुकूमतें जब कायम थी तो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जब गई 9.7 बिलियन की आपके पास रिजर्व थे और 60 बिलियन की 7 अरब अमेरिकी डॉलर की इंपोर्ट इस मुल्क के अंदर हो रही थी। यानी कि इकोनॉमी को समझने वाला आदमी समझ सकता है कि नवाज शरीफ ने हमें वो इकोनॉमी दी जो अफगानिस्तान से भी बदतर सूरत-ए-हाल के अंदर फंसी हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वजीर आजम की लीडरशिप के अंदर हमारी मुआशी टीम ने एक क्लैप्स, एक तबाह हाल इकोनॉमी को, एक डूब चुके टाइटैनिक को निकाला है। हम उसकी अब नोक पलक कर रहे हैं, उसको ठीक कर रहे हैं। आज आपके मुल्क के अंदर सीमेंट की रिकॉर्ड पैदावार हो रही है कंजम्पशन के लिए, स्टील की रिकॉर्ड पैदावार कंजम्पशन के लिए, ऑटोमोबाइल रिकॉर्ड तोड़ रही है। आपका जो रियल स्टेट सेक्टर है वो उठ खड़ा हुआ है। फॉरेन रेमिटेंसेस की आपको सलमान भाई ने बात की, हुकूमत के ऊपर बेमिसाल फकीदुल मिसाल एतमाद कर रही है आपकी बाहर बैठे हुए लोग। रोशन डिजिटल अकाउंट की वजह से आज आपका फॉरेन रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख में सबसे बुलंद खड़ा हुआ है। हमने आपका 20 अरब अमेरिकी डॉलर का जो मालियाती खसारा था वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म भी किया और आज वो खड़ा हुआ 1.8 के ऊपर। ये तारीखी कामयाबियां हैं। आप अफगानिस्तान के अंदर आपके खिते के बिल्कुल आपके एक सिरे के ऊपर एक बेयकीनी की सूरत हाल है। कोविड से आपकी हुकूमत निपटी, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ की है। हमें हमारे लिए काबिल फख्र मोमेंट्स हैं। अमेरिका नहीं कर सकता कोविड के खिलाफ वो मामला जो अल्लाह के फजल से आपके वजीर आज़म की सरबराही में हमने पाकिस्तान के अंदर किए हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं। हाँ, महंगाई की आप बात कर रही थी, तेल की महंगाई, पाकिस्तान से तेल नहीं निकल रहा, हम इंटरनेशनल मार्केट से लेते हैं। तेल की महंगाई की बात नहीं कर रही सर, मैं एक आम आदमी की जिंदगी की बात कर रही हूं। एक बात आप मुझे वो मेजर्स गिनवारे इनका मैं खुद जिक्र कर चुकी हूँ, लेकिन मैं एक आम आदमी की जिंदगी उसके लिए कितनी मुश्किल है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं रोजगार की बात कर रही हूँ, मैं अशिया खुर्दनोश की बढ़ती हुई कीमतों की बात कर रही हूँ, मैं बिजली पेट्रोल गैस की बढ़ती हुई कीमतों की बात कर रही हूँ। मैं एक आम आदमी घर में जो बिजली का गैस का बिल आता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। सर मैं ये बात कर रही हूँ कि आप कह रहे हैं ना आम आदमी, वही आम आदमी मैं और आप या हमसे भी नीचे लेवल पर वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो उसकी हम बात ज़रूर करेंगे। आप ही के वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब जिन्होंने चार्ज नहीं संभाला था, उन्हीं के अल्फाज हैं कि 17% GST मुकर्रर करना हुकूमत की गलती थी। उन्होंने उन्हीं मेजर्स को गलत करार दिया था जिनको आज वो सही करार देते हैं। वो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। चलिए आपका पॉइंट आया सलमान शाह साहब, अब हुकूमत को करना क्या चाहिए? क्योंकि 3 साल गुजर चुके हैं, अगले 2 साल हैं। ज़ाहिर हुकूमत ने जो पीछे हुकूमत मामला छोड़ के गई थी उसी के तहत आगे मामला बढ़ाए हैं। अब इन पॉलिसीज़ को आगे लेकर कैसे चलना है और मामला ठीक कैसे करना है महंगाई के हवाले से? देखिए, एक तो महंगाई का जो तोड़ है ये है कि रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं। और आप देख रहे हैं कि जितना भी इस वक्त प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आ रहे हैं या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में आ रहे हैं या जो एग्रीकल्चर के लिए काम किया जा रहा है, उसका मेन मकसद ये है कि रोज़गार पैदा की जाए। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत बड़ा एक यूथ बल्ज है और उनके लिए हमें बेशुमार जॉब्स क्रिएट करने की ज़रूरत है और वो हम क्रिएट कर रहे हैं। जितने जॉब लॉसेस दुनिया में हुए हैं उस तरह से पाकिस्तान में भी पैंडेमिक में जो हुए थे वो भी हमने रिकवर किए हैं और हम उससे ऊपर जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तकरीबन 7 लाख के नए जॉब्स आ चुके हैं। इसी तरह फैसलाबाद जो बिल्कुल बंद पड़ा था वो पूरी तरह फुल कैपेसिटी पे इस वक्त चल रहा है। पूरी गुजरांवाला, सियालकोट, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल शहर हैं उसमें फुल प्रोडक्शन पे हैं और वो एक्सपेंशन में जा रहे हैं। तो पूरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस है, हमारी डीरेगुलेशन पे फोकस है, हमारा ये फोकस है कि जो भी आप देखते हैं कार्टलाइजेशन हुई है इस इकॉनमी में जिसकी वजह से भी एक महंगाई का फैक्टर बनता है, उसके पीछे पड़े हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शुगर माफिया पे 44 अरब रुपए का फाइन किया है कि वो प्राइस फिक्सिंग में मुलव्वस थे। तो ये चीज़ें अब पहली बार हो रही हैं। हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन पैदा किया जाए ताकि किसान की पैदावार जो है वो शहरों की मंडियों से हमारे कंज्यूमर के घरों तक एक मुनासिब दाम में पहुंचे। बहुत सा बीच में जो मिडल मैन के
आ जाते हैं, मार्जिन्स और कट्स और मोनोपोलीज, उनको हम ख़त्म करने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये काम में बड़ी प्रोग्रेस हो रही है। और अगले 2 साल में मेन जो टारगेट है हमारा कि इन्वेस्टमेंट को हम बढ़ाएं, तकरीबन डबल इन्वेस्टमेंट हो, और जो लोग नए कारखाने लगा सकते हैं, नई दुकानें खोल सकते हैं, छोटे कारखाने बना सकते हैं, SMEs हैं, बड़े बड़े जो हैं इन्वेस्टर्स, तमाम को मोबिलाइज किया जा रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट करें। नंबर 2, बिजली की कीमत को कम करने के लिए, क्योंकि ये पुराने जो मायदे हैं वो तो हमारे गले में पड़े हुए हैं और फंसे हुए हैं। अब नए जो चीज़ें हैं वो हम सोलर की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे अभी आप 20-25 रुपए का यूनिट है, ये नए जो चीज़ें हैं सोलर में ये आपको 8-7-8 रुपए में मिल जाएगा और मिल रहा है, और ये बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और अगले 2 साल में ये तमाम जो है डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट। अच्छा सर, एक चीज़ बता दें, क्योंकि अभी हम 2 साल से पहले की बात थोड़ी सी करना चाहती हूँ मैं। IMF के जो मुकर्रर करदा अहदाफ हैं, क्या उसको हुकूमत पूरा कर पाएगी? 2022 का जो कहती है IMF के 4 जो है वो होगी 4% GDP ग्रोथ होगी, तो आपको लग रहा है ये सब कुछ हो पाएगा? हुकूमत जा रही है इस तरफ? उसके नीचे सारा काम जो है वो इन्वेस्टमेंट का है, और इस वक्त जितना इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बेहतर है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम खासी बेहतरी दिखा चुके हैं, और पूरी कोशिश है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो, और 7% इंशाल्लाह हम मीट करेंगे। और 7% के साथ ही हम इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि 2023 तक ये हदफ पूरा हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त हमारी जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं और एग्रीकल्चर में जो नई चीज़ें आ रही हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होना है एक्सपोर्ट्स पे भी और प्रोडक्शन पे भी। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, उस्मान सईद बसरा साहब और PJ मीर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आज सलमान शाह साहब ने रखे हैं, वो कहते हैं हम 7% को मीट करेंगे 2023 तक, और इसी 7% GDP के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। अल्लाह करे कि हुकूमत मईशत की रफ्तार को तेज़ भी करे, सूरत हाल आम आदमी के लिए बेहतर हो, ताकि फिर आम आदमी एतमाद करे हुकूमत पर और अगला वोट भी इन्हीं को दे। इसी नोट के साथ इंशाल्लाह आपसे होगी कल मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।